नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा और शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। ओमिक्रॉन भारत पहुंच गया है। देश में ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हुई है और ये दोनों मामले कर्नाटक से आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद इस बात की पुष्टि की है। सवाल यह है कि आखिर अब इस संकट से उबरा तो उबरा कैसे जाए। लेकिन आइसोलेशन में रखे गए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो दोनों संक्रमित हैं। यह फिलहाल खबर है। कर्नाटक से दोनों मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ तौर पर यह जानकारी दी है। हालांकि इससे पहले कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर के सुधाकर, उन्होंने 3 दिन पहले इस बात के संकेत जरूर दिए थे कि जो संभावित संक्रमित हमें मिले हैं उसमें लग रहा है कि कुछ डिफरेंट तरह का वेरिएंट है, लेकिन उसकी पुष्टि अब जाके हुई है। इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी अम्बरीश पांडे। अम्बरीश, फिलहाल क्या जानकारी मिल पाई है? ये दोनों नेशनल्स कहां के हैं, ट्रैवल हिस्ट्री इनकी क्या है और इनके संपर्क में आए हुए लोगों को अब किस तरह से ट्रेस किया जाएगा? जी बिल्कुल दीपक, ये दोनों नेशनल्स, ये दोनों ही विदेशी लोग हैं। विदेश से भारत आए थे, भारत में एक बिजनेस कॉन्क्लेव करने के लिए आए थे। इनके साथ लगभग 95 लोगों का एक दल था पूरा, जो कि 2 शिफ्टों में 2 ट्रेंच में भारत आया था। एक में 50 लोग थे और दूसरे में 40 लोग थे। तो ये सारे लोग एक साथ भारत आए थे और अभी तक भारत में टिके हुए हैं। ये दोनों जो भारत आए थे तो बेंगलोर एयरपोर्ट में इनका ये चेकिंग हुई थी और उस दौरान आरटीपीसीआर में इन दोनों को पॉजिटिव पाया गया था। और इसके बाद जब इनका सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो ये दोनों जो मरीज हैं, इनका जो जीनोम सीक्वेंसिंग था वो डेल्टा वेरिएंट से मैच नहीं खा रहा था। तभी वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने अपडेट किया था कि पॉसिबल है कि ये डेल्टा वेरिएंट वाला इन्फेक्शन ना हो, कोई और हो। और आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये दोनों ही ओमिक्रॉन वाले मरीज हैं, यानी कि नए वेरिएंट वाले मरीज हैं और इनको अलग से आइसोलेशन में रखा गया है। अगर इनके कॉन्टैक्ट्स की बात करते हैं तो इनके क्लोज कॉन्टैक्ट में लगभग 48 लोग थे, जिनमें कि 39 यानी कि 39 लोगों की जो है जांच पूरी की जा चुकी है और उनमें से 7 लोग इन्फेक्टेड हैं। वो 7 लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग अभी होना बाकी है। और टोटल अगर विदेश से आने वाले लोगों की बात की जाए तो अब तक लगभग 10 कंफर्म कोविड पॉजिटिव केसेस हैं, जिनमें इन दोनों को मिलाकर, यानी कि इन दोनों को मिलाकर और 8 और टोटल पूरे देश में बाहर से आए हुए 10 कोरोना इन्फेक्शन से पॉजिटिव लोग हैं, जिनमें ये 2 ओमिक्रॉन वाले वेरिएंट के हैं। इसके अलावा बाकी जो 8 लोग हैं उनके वेरिएंट का जीनोम सीक्वेंसिंग का रिजल्ट अभी आना बाकी है। अगर लखनऊ और दिल्ली के आसपास वाले जो 6 मरीज हैं उनकी बात करते हैं तो उनका जीनोम सीक्वेंसिंग का रिजल्ट आने में अभी 3 दिन और लगेंगे। इसके अलावा एक वेरिएंट, एक जो पॉजिटिव आदमी था जो पहले मिला था महाराष्ट्र में, उसका रिजल्ट मेरे हिसाब से कल आ जाना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी खबर अभी की है कि हमको जिस बात का डर था ओमिक्रॉन वेरिएंट का मरीज भारत में ना आ जाए, तो वो आ चुका है। भारत में 2 पॉजिटिव मामले देखे जा चुके हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद जिस बात का डर था, सही कहा, वही हुआ। 2 लोग भारत में इनकी पुष्टि हुई है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं और जैसा मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, दोनों लोग साउथ अफ्रीकन नेशनल्स हैं जो कि बिजनेस ट्रिप पर भारत आए थे और 11 नवंबर को पहला मसला यह मिला था और दूसरा 20 नवंबर को बेंगलुरु पहुंचा था, जो व्यक्ति जिनकी हम बात कर रहे हैं। लव अग्रवाल साहब की इस मामले में क्या कहना है? हेल्थ मिनिस्ट्री की पीसी में स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा है, आइए सुनिए। 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं।
अब सवाल यह है कि इस संकट से उभरे तो उभरे कैसे। ट्रैवल बैन की सख्ती पर टूरिज्म बैन की जो सख्ती थी वो टूरिज्म इंडस्ट्री के कारोबारी, उससे जुड़े हुए लोग पहले ही एतराज जाहिर कर चुके हैं। उनके मुताबिक पहले से चोट खाए जो ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर है उस पर ट्रैवल बैन के फैसले कहीं पूरी की पूरे सेक्टर को गर्त में न धकेल दें। लेकिन सवाल यह है कि अब तक जो फैसले लिए गए थे, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस के, वो तब लिए गए थे जब देश में ओमिक्रॉन का एक भी मामला नहीं था। लेकिन खतरा अब दस्तक दे चुका है, हमारे सामने है। तो क्या वाकई ट्रैवल बैन के फैसले पर और सख्ती से आगे बढ़ना होगा या फिर फूंक फूंक कर कदम रखने में समझदारी है? सुरक्षा भी रहे, कारोबार को नुकसान भी ना हो, ऐसा कौन सा उपाय करें? इस पर आज हम कर रहे हैं विस्तार से चर्चा। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपका करा दें आज के मेहमानों से। हमारे साथ हैं खास मेहमान सुभाष गोयल साहब, जो कि सलाहकार हैं पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार में। गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं ज्योति मायल जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं TAAI की। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सौमित्र रावत, मेंबर हैं नेशनल टास्क फोर्स कोविड-19 के। डॉक्टर रावत, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रावत, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि अब शो से पहले जब मैं तैयारी कर रहा था आप लोगों से सवाल किए, वो बिल्कुल बदल चुके हैं। अब पहला सवाल यही है सर, 2 ओमिक्रॉन पॉजिटिव मामलों की पुष्टि देश में हो चुकी है, हालांकि विदेशी नेशनल्स हैं, लेकिन अब हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए खास तौर से ट्रैवल को लेकर? आई थिंक दीपक जी, रणनीति में फर्क नहीं आना चाहिए। और जो उभरने की आप बात कर रहे हैं वो हमें एक तरह से जो हमें ये जो केसेस आए हैं इससे सतर्कता और ज्यादा बढ़नी चाहिए। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उस पे हमें बहुत 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 ज्यादा ध्यान देना है। ये 5वां है वायरस जो कि म्यूटेशन हुआ है एंड इट इज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। इससे पहले अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड अब है ओमिक्रॉन। हर एक से बचने के लिए चीजें वही हैं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है। जब भी आप घर से बाहर निकलें मास्क पहनिए, नाक और मुंह दोनों कवर हों, और जब बाहर जाएं आपको अपने हाथ बार बार रेगुलरली सैनिटाइज या धोने हैं। अगर आप किसी सरफेस को टच करते हैं 6 गज की दूरी रखनी है। दूसरी चीज, अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है, वैक्सीन अगर हेजिटेंसी है आपको, वैक्सीन लीजिए। अभी भी हमारे देश में काफी लोग हैं, करोड़ों की संख्या में, जिन्होंने फर्स्ट डोज ली है, सेकंड डोज नहीं ली है। बिल्कुल सर। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि सेकंड डोज लीजिए। और तीसरी चीज, अवॉइड मास गैदरिंग, वेदर इज पॉलिटिकल, वेदर इज सोशल, वेदर इज रिलीजियस, मास गैदरिंग को अवॉइड करना है। और चौथी चीज, जहां पर भी वायरस पाया जाए वहां पर स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस हो। जैसे इस केस में भी 48 क्लोज कॉन्टैक्ट को वो ट्रेस कर रहे हैं। टेस्ट, ट्रैक, आइसोलेट, ट्रीट एंड कंटेन, बेसिक जो हैं वो बिल्कुल सेम हैं। एग्रेसिव सर्विलेंस करना है। अगर कोई ज्यादा मात्रा में मिलते हैं तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना है। 5% से ज्यादा केसेस होते हैं, मिनी लॉकडाउन करना है। एग्रेसिव जीनोम सीक्वेंसिंग करनी है, देखने के लिए ये ओमिक्रॉन ही है या कोई और नया वेरिएंट डेवलप हो रहा है। बिल्कुल सर। और जैसे कि WHO ने भी कहा था, क्योंकि जैसा मैंने कहा गोयल सर, हम शो से पहले जब ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि भारत में नहीं हुई थी, हम ये मान के चल रहे थे कि WHO ने जो कहा है कि प्लीज आप ब्लाइंड रेस्ट्रिक्शंस मत लगाइए, इसका क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा इसका देख लीजिए आकलन करके। लेकिन ब्लाइंड रेस्ट्रिक्शंस करके, ब्लाइंड बैन करके आप शायद अर्थव्यवस्था को नई चुनौतियां देंगे। तो क्या वाकई में अब मामलों की पुष्टि के बाद ट्रैवल बैन को लेकर जो टूरिज्म सेक्टर की जो चिंताएं हैं, क्योंकि मैं आंकड़े हम रखेंगे अपने शो पर भी जो UNWTA की ओर से आए हैं, 2020 में भी $2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ था टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री को ग्लोबली, और 2021 में भी वही नुकसान होने की आशंका है। ऐसे में सर अब क्या करें? देखिए, जो डॉक्टर साहब ने कहा है उन सारी चीज़ों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन उतनी ही ज़रूरी है जितनी इंडस्ट्री ज़रूरी है। बट जैसे आपने कहा कि हमें दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना है जी। हमें जोश के साथ होश नहीं खोना। हमें
ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना जो नी जर्क डिसीजन हो। और जैसे WHO ने कहा है, हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है इस देश की? मेन प्रॉब्लम ये है कि हम बॉर्डर्स तो बंद कर देंगे, बट जो ऑलरेडी लोग हैं, अब कई, जैसे अब हमने डिस्कवर करा कि ये वेरिएंट्स खत्म नहीं होंगे, ये 5वां 6वां 7वां 8वां, ये जो बीमारी है ये खत्म होने वाली नहीं है। इसका कोई, जैसे कॉमन कोल्ड का कोई क्योर नहीं है, डिफरेंट वेरिएशंस हैं, इसके होते रहेंगे। बट हमें इस बीमारी के साथ वी हैव टू लर्न टू लिव विद दिस डिजीज। और वो तभी हो सकेगा जब हम एक तो एयरपोर्ट्स पे फ्लाइट बंद करना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब विल एग्री विद मी, अगर ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए तो बंदे को हार्ट अटैक हो जाता है। और इस तरीके से हम ये अपनी एयर कॉरिडोर्स बंद कर देंगे तो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी। और हमें जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो 1 आउट ऑफ 10 या 11 जॉब्स जो है वो इसी इंडस्ट्री, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। कोई 25 मिलियन लोग ऑलरेडी रोजगार खो चुके हैं। और लोग, मैं ये नहीं चाहता कि इस देश में इकोनॉमिक स्टारवेशन से ज्यादा लोग मर जाए कोविड-19 से। और अगर हमने ये बैलेंस नहीं मेंटेन करा तो यही होने वाला है। तो इसलिए मेरा सुझाव बड़ा सिंपल है, जैसे सिंगापुर जैसी कंट्री ने करा हुआ है, मैं बार बार इनका एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी ऐसी फ्लाइट शुरू करी है जो कंप्लीटली वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स को ले रही है। हमारे देश में मैं प्राइम मिनिस्टर को और सिविल एविएशन मिनिस्टर को और हेल्थ मिनिस्टर को मुबारकबाद देता हूँ कि हमने वर्ल्ड की बेस्ट, मतलब फास्टेस्ट ये वैक्सीनाइजेशन करी है, बिल्कुल 1.2 बिलियन पीपल। तो इसका फायदा क्या? अगर वैक्सीनाइजेशन करके भी हम उन लोगों को ट्रैवल नहीं करने देंगे, या जो वर्ल्ड में वैक्सीनाइजेशन हुई है उनको नहीं आने देंगे, तो आई थिंक हम बिल्कुल एक ना समझी वाली बात कर। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली सर, कि एक लंबा अनुभव हमारे साथ है, 2 साल का अनुभव है जिसमें हमने सीखा है कि हम किसी खतरे से कैसे निपट सकते हैं। वैक्सीनेशन बिगेस्ट एग्जाम्पल, जिस रफ्तार से हमने वैक्सीनेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया है उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। साथ ही साथ अब हमने कुछ अनुभव ये भी लिए हैं कि हम बैलेंस करके आगे कैसे बढ़ सकते हैं, जान भी बची रहे और सुरक्षा भी रहे लोगों में, और कारोबार का भी कोई नुकसान ना हो। ज्योति मायल, टूरिज्म सेक्टर सबसे पहले जिस पर चोट पड़ी कोविड-19 के वक्त, और सबसे आखिर में उभरने वाला सेक्टर, और जब तक उभर रहा था ये ओमिक्रॉन फिर आ गया। तो ऐसे में आप लोगों का क्या सुझाव होगा? क्या चाहते हैं आप लोग? जिस तरह से ट्रैवल बैन कुछ राज्यों में तो बहुत ज्यादा सख्ती के साथ लागू किए गए हैं, क्या उनको दोबारा से विचार करने की आवश्यकता आप समझती हैं? जी, थैंक यू दीपक फॉर आस्किंग मी दैट क्वेश्चन। आई थिंक ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक्चुअली हम लोग को एक कोऑर्डिनेटेड वे से और कोलैबोरेटिव वे में से चलना चाहिए। हम देखते हैं कि सेंट्रल कुछ और इशू करता है और स्टेट्स कुछ और फॉलो करते हैं, जो एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए, क्योंकि बार बार हमारे रास्ते में वही रुकावटें आती हैं और बार बार हमें उसी के साथ रहना पड़ता है। सो आई थिंक वी नीड टू वर्क टुगेदर, और जो ये सेंटर से एक बार जाता है स्टेट को वही अडॉप्ट करना चाहिए, बिकॉज हम अपने ही कंट्री में इवन आफ्टर बीइंग वैक्सीनेटेड हमें RT-PCR टेस्ट करा रहे हैं, हमें अपने प्रोटोकॉल्स नहीं मालूम है। हम जब एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं हमें बताया जाता है कि आपको यहाँ टेस्ट कराना है, और टेस्ट जो हो रहे हैं, जो अर्जेंट हो रहे हैं, वो 4-4 हज़ार रुपए के हैं, जो एवरी पर्सन कैन नॉट अफोर्ड। सो आई थिंक दीज आर द पॉलिसीज जो हमें अपने अंदर ही देश में घूमने के लिए तो सबसे पहले उसकी सुविधा करनी चाहिए, और चीपर करनी चाहिए और बेटर करनी चाहिए, बिकॉज हम तो आपस में हैं। पर इवन द कंट्री ऑफ बॉर्डर्स दैट यू आर सेइंग, वी डू नीड टू ओपन अप इन अ कोलैबोरेटिव मैनर। हमको सारे वर्ल्ड में ये पैंडेमिक मीन्स इट्स अ ग्लोबल इशू, सो व्हाई कांट वी टेक थिंग्स इन आवर स्ट्राइड। आज हम अपने मेंबर्स को सिखा चुके हैं, क्या ट्रांसपोर्टर्स, क्या होटलियर्स, क्या ट्रैवल एजेंट्स, कि हमको इसके साथ बढ़ोतरी अपने बिजनेस की कैसे करनी है। हमें प्रोटोकॉल्स अच्छी तरह मालूम है, हमारा स्टाफ सारा होटलों में, हमारे टूरिस्ट ड्राइवर्स सब वैक्सीनेटेड हैं। सो विद लुकिंग एट दैट, and like Mr. Goyal also said and the doctor also said that we need collaborated way of working, but हम अपना बिजनेस नहीं बंद कर सकते, नहीं तो कोरोना से तो नहीं, हम बिना जॉब्स के और भूख प्यास से मर जाएंगे, जिसका कोई एंड ही नहीं है, और उसमें ज्यादा हमारा नुकसान होगा। सो आई थिंक वी नीड टू टेक एज एन इंडस्ट्री हमको खुद अपने डिसीजंस लेने, एंड गवर्नमेंट शुड कंसल्ट अस एज एसोसिएशंस मच मोर स्ट्रांगली to bring in these effective ways of working.
Because I think that is very, very important. बिल्कुल बिल्कुल ज्योति जी, बिल्कुल ज्योति जी। खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर सौमित्र रावत मेंबर हैं, जाने माने चिकित्सक तो हैं ही देश के, साथ ही साथ नेशनल टास्क फोर्स के मेंबर भी हैं। डॉक्टर रावत, देखिए अभी हमारे पास जो सारे मामले हैं वो डेल्टा के हैं। कहा यह जा रहा है कि डेल्टा के खिलाफ भारतीयों में एक बड़ी आबादी में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं और पूरी दुनिया में 99% जो मामले हैं वो डेल्टा के हैं। अभी ओमिक्रॉन को लेकर कहा जा रहा है कि ये ज्यादा लीथल नहीं है, कंटेजियस बहुत ज्यादा है। तो क्या इस स्वरूप का फायदा हम थोड़ा सा उठा सकते हैं ट्रैवल बैन पर थोड़ा सा लचीला रुख दिखाकर, ताकि जान भी बचे, जहान भी सुरक्षित रहे? आई थिंक जो मैंने आपको पहले भी बोला था और अभी भी कहता हूं, जैसे कि मिस्टर गोयल और मैडम ज्योति ने भी बोला है कि इंडिया में एक ट्रैवल पॉलिसी होना चाहिए। क्योंकि अगर स्टेट लोग अगर अपनी पॉलिसी निकालेंगे, अब कोई भी अगर आता है वो इंडिया आता है, एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं आता है, सो ऑब्वियसली जो पॉलिसी होनी चाहिए वो नेशनल पॉलिसी होना चाहिए। ठीक है। और नेशनल पॉलिसी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बना दी है कि उनको 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री देना होगा, अपलोड करना होगा कोविड नेगेटिव टेस्ट, और एट रिस्क कंट्री से आ रहे हैं तो आपको RT-PCR ऑन अराइवल होगा। अगर आप नेगेटिव हैं, होम क्वारंटाइन आपको 7 दिन का होगा, 8वें दिन आपका रीटेस्ट होगा और फिर उसके बाद आपको सेल्फ मॉनिटर 7 दिन तक करना है। जी सर। तो मेरे हिसाब से ये वाली पॉलिसी अच्छी है, बिकॉज आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं एट रिस्क जो पेशेंट हैं, आप कोविड टेस्ट भी करवा रहे हैं आने से पहले और दोबारा भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और होम क्वारंटाइन भी है। ये आपने डॉक्टर साहब भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा, मैं गोयल साहब से पूछूंगा। सर ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि क्लैरिटी ऑफ रेगुलेशंस कितना आवश्यक है। क्योंकि देखिए जैसा कि मैम भी कह रही हैं, ज्योति मैम की, और मेरा खुद का अनुभव है, हमारे पास बहुत सारे कॉल्स ऐसे आए हैं जिनको एयरपोर्ट पर जाने के बाद क्या करना है नहीं पता, अराइवल पर RT-PCR है या डिपार्चर पर है ये नहीं पता। तो इस लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से एक अजीब सा पैनिक पैदा होता है और वो फिर ट्रैवल हेजिटेंसी भी पैदा करता है। तो ये क्लैरिटी होना कितना आवश्यक है सर? अभी तक 2-4 दिन पहले तक सब कुछ बड़ा क्लियर था। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ई-वीजा इश्यू कर दिए, वेरी गुड डिसीजन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स अलाउ कर दी। 2 साल तक हमने हमें घर के अंदर बंद रखा जी। अब कभी तो हमने दरवाजे खोलने हैं ना। बिल्कुल सर। तो जब हम दरवाजे खोलेंगे, हम सड़क पार करेंगे तो हमें रेड लाइट देख के प्रॉपरली पार्क करेंगे ना। अगर हम बगैर उसके जाएंगे तो नेचुरली एक्सीडेंट होगा। यही एयरपोर्ट का हाल है। अगर हमने एयरपोर्ट के दरवाजे खोल दिए हैं, हमें जो कोविड टेस्टिंग है उसके 50-60 बूथ होने चाहिए। ये नहीं कि एक कंपनी को दे दिया, उसकी मोनोपोली है, वो जो मर्जी चार्ज करे। ये तो धांधलेबाजी है। कम से कम 5-6 एजेंसीज को दीजिए। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल हैं, सबको दे दीजिए। 5 हॉस्पिटल आपस में कम्पीट करके एक रीजनेबल और कम से कम 50-60 एक प्लेन को टाइम पे क्लियर करने के लिए एटलीस्ट यू नीड 50 बूथ्स फॉर वैक्सीनेशन। बिल्कुल। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उनसे पूरा सहमत हूं कि जिन्होंने 2 वैक्सीन लगवा लिए हैं, जिनके एंटीबॉडीज हैं, उनको दोबारा आप टेस्ट जबरदस्ती क्यों करा रहे हो? और अगर आप टेस्ट भी करा रहे हो और नेगेटिव है तो उसको होम क्वारंटाइन का मतलब ही नहीं है, चाहे वो कहीं से भी आया हो। क्योंकि जो एक आदमी जिसमें एंटीबॉडीज डेवलप हो गई। सर आपने ना बड़े महत्वपूर्ण सुझाव तो दिए ही हैं, और मुझे लगता है आपने पेन पॉइंट पकड़ लिया आम आदमी का। एक्चुअल में आम आदमी यही चाहता है कि जब डबल वैक्सीनेटेड है तो फिर RT-PCR का बोझ क्यों? हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से उसके अपने फायदे हैं और सुरक्षा के लिहाज से वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सर मैं बस आपसे यही पूछूंगा सर कि आप क्योंकि सलाहकार हैं पर्यटन विभाग में, हम क्या ऐसी नीति हम मान के चले सर कि आने वाले वक्त में सरकार के द्वारा ये अनाउंसमेंट भी होगा? टास्क फोर्स है, उसका मैं मेंबर हूँ एडवाइजरी बोर्ड का। यस सर। जो और भी लोग हैं, जितनी एसोसिएशंस हैं सबके प्रेसिडेंट हैं उसके मेंबर। तो प्रॉब्लम ये है कि ना तो टास्क फोर्स को कंसल्ट करा गया। ओके। टूरिज्म मिनिस्ट्री हमारी बहुत हेल्पफुल है, दे हैव रिकमेंडेड आवर मैटर। सिविल एविएशन मिनिस्टर इज आल्सो वेरी एक्टिव। ये मुझे लगता है एक तो 2 ऑपोजिशन गवर्नमेंट्स हैं बॉम्बे में और दिल्ली में, एक उन्होंने बड़ा शोर मचाया है। कुछ मुझे लगता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने कुछ वो करा है, क्योंकि गवर्नमेंट की थिंकिंग
हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और सिविल एविएशन और टूरिज्म एक कोऑर्डिनेटेड डिसीजन के बाद ये डिसीजंस लिए गए हैं। अब ये डिसीजंस क्यों डिले कर दिए, क्यों पोस्टपोन कर दिए, बहुत बड़ा सवाल है सर, बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि ये सवाल आगे भी उठाया जाना चाहिए कि जब सेंटर की ओर से गाइडलाइंस हैं तो फिर स्टेट अपनी मर्जी की गाइडलाइंस क्यों नहीं थोप रही है और जस्टिफाई भी नहीं कर पा रही है उसको। और क्या ये पॉलिटिकल जो रस्साकशी है उसका शिकार आम लोग हो रहे हैं, कारोबारी हो रहे हैं, टूरिज्म सेक्टर हो रहा है। साथ ही साथ जो आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट जिक्र किया, फार्मास्यूटिकल लॉबी, क्या उसका कोई कनेक्शन तो नहीं है? बहरहाल वक्त की कमी है, इस पर हम जरूर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप आए। ज्योति मैम, सॉरी मैं इस राउंड में आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन आपने बड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सुभाष सर थैंक यू सो मच, ज्योति मैम थैंक यू सो मच, डॉक्टर सौमित्र रावत आपने महत्वपूर्ण समय निकाला, शुक्रिया। इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।